नमस्कार। आज बुलेट न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में नरेश नौटियाल जी आए हुए हैं। नरेश नौटियाल जी भूतपूर्व सांसद प्रत्याशी भी हैं, एक बेहतरीन समाज सेवी हैं जिनके रग रग में समाज सेवा भरी हुई है। आगे उसी समाज सेवा के बीच अगर हम देखें तो जिस क्षेत्र में ये रहते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बहुमंजिली इमारत का भरमार है। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपको बहुत बहुत। नरेश जी, जहां आप रह रहे हैं वहां बहुमंजिली इमारत बहुत बनी हुई है। कई लाख प्रवासी यहां आकर रह रहे हैं। इसमें कई खामियां भी निकल करके आ रही हैं। कईयों के रजिस्ट्री नहीं हो रहे हैं, कईयों को झूठी आश्वासन दी जा रही है। उसमें एक मैटर बहुत ज़्यादा वायरल आपका हुआ। आपका एक आर्टिकल जो है सो वायरल है पिछले दिनों, जिसमें बिल्डर हावी है और सिस्टम फेल है। इसका कारण क्या है? संतोष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, ये आवाज़ आप उठा रहे हो। बेसिकली इसका जो सबसे बड़ा कारण है गौतम बुद्ध नगर की जनता है। और क्यों है? क्योंकि उन लोगों के पास अब समय नहीं है, वो अपने बच्चे पालें या नौकरी करें। ज़्यादातर वो मिडिल क्लास इस हाई राइज सोसाइटियों में आता है। हाँ, आता है। और इसी का फ़ायदा शासन प्रशासन उठा रहा है। ना तो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिल पा रही हैं, जबकि वो उन सुविधाओं के लिए वो पैसे भी देते हैं, अपना जीवन का मतलब समय, पैसे सब कुछ गवा देते हैं। इस सिस्टम ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि आप अधिकारियों को शिकायत करो, अगर अधिकारी को उससे कुछ बेनिफिट है तो एक्शन तुरंत होता है, अगर नहीं है तो अधिकारी तो बिल्कुल मौन कर लेते हैं। और जहाँ तक बिल्डर अतिक्रमण कर रहा है या बिल्डर कोई गलत कार्य कर रहा है, अधिकारी को पता होते हुए भी, वो भी डॉक्यूमेंटेड, तब भी अधिकारियों के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो उस पर एक FIR दर्ज कर सकें। नहीं, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत काफ़ी हंगामा हुआ। हर संडे और सैटरडे धरना प्रदर्शन इनकी हो रही है। इसमें कुछ को लॉलीपॉप तो दिया गया RC के रूप में, लेकिन एक चीज़ है कि कई संस्था है यहाँ कार्यरत है जो बिल्डर और ये वायर्स के लिए लड़ रहे हैं, वायर्स के हित में लड़ रहे हैं। इसमें ऐसा क्या नया है? हर कोई उनकी आवाज़ तो उठा रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसा नया क्या आ रहा है? देखो, जहाँ तक मैं कहना नहीं चाहता था, आपने संस्थाओं की बात कर दी है। अभी तक मैंने ऐसी कोई संस्था नहीं देखी जिसने व्यक्तिगत रूप से कोई अधिकारी को प्रॉपर लेटर दिया हो, उस पर RTI लगाई हो या उस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर अपील की हो। संस्थाएं एक पत्र लेके जाती हैं, अधिकारी को पत्र दिखाया जाता है, एक गुच्छे के रूप में जाती हैं या बुक्के के रूप में जाती हैं, और वो अधिकारियों को दिखा के फ़ोटो खींचती हैं और वो सोशल मीडिया में डाल दिया जाता है और उनका कार्य ख़त्म हो जाता है। मैंने जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं यही कार्य कर रहा हूँ, और तकरीबन जो संस्थाओं का हम नाम ले रहे हो ग्रेटर नोएडा या नोएडा में, तकरीबन सब संस्थाओं के साथ मैं जा चुका हूँ और बैठ चुका हूँ। उनकी मीटिंगें भी मैंने अटेंड की हैं, अधिकारियों से भी मिल चुका हूँ। सच ये है कि फ़ोटो सेशंस आज की डेट में, चाहे अधिकारी लेवल है चाहे संस्था लेवल है, ये सोशल मीडिया सिर्फ फ़ोटो तक ही सीमित हो गया है। सही मायने में तो अधिकारी हो, चाहे समाज सेवी हों, चाहे नेता हों, उनको कार्य करना चाहिए और अपना कार्य पे उनका दायित्व होना चाहिए कि ये उनके पास एक कार्य है, इसको ख़त्म करें ताकि समस्या का समाधान हो। यहाँ समस्याएं ही होती जा रही हैं, समाधान कुछ नहीं है। रहा वो आप पार्ट टाइम धरने वाली बातें कर रहे हो, शनिवार इतवार, बायर के पास समय ही उतना होता है, या तो वो शनिवार को 2 घंटे 1 घंटे, वो भी सिर्फ वीडियो है, आप चेक कर लेना। जितने भी अपने पार्ट टाइम धरने देखें, कितने घंटे चलते हैं, आप उनका रिकॉर्ड निकालोगे तो मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा, इससे ज़्यादा मैंने आज तक वो धरने नहीं देखे। वो कहते हैं कि हम 100 महीने चला दिया, 10 दिन चला दिया। जब उनकी हकीकत देखोगे तो उन पर जब समय होता है वो आके बैठ जाते हैं। तो ये धरना नहीं है, ये तो एक तरह से आप सोशल मीडिया पे एक तरह से वीडियोग्राफी कर रहे हो जिससे आपको प्रसिद्धि मिले, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको कागज़ों पे कार्य करना होगा। जब शासन प्रशासन उस कागज़ को नहीं मानता, RTI लगा के उससे जवाब मांगना होगा। जब उस पर भी नहीं मानता, फिर आप कोर्ट की शरण में जाएं। पर सच ये है कि मैं भी अब सोचता हूँ कि कोर्ट के शरण में हर मैटर में कब तक जाया जाए। कोर्ट की शरण की जहाँ तक आपने बात की,
मुझे जहाँ तक याद है कि आज से तकरीबन 1 महीने पहले की बात, जब गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब मनीष कुमार वर्मा थे, उन्हीं के समय की बात याद करा दूँ। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि जी, बिल्कुल, इन दोनों को भी आपने एक लेटर दिया था, जो हमारी पिछले वीडियो भी हमारी बनी थी, वो दिसंबर में भी दिया था। और एफआईआर करने की कुछ बात थी, क्या वो एफआईआर हुआ और नहीं हुआ तो ऐसी अड़चन क्या आ रही है? सच्चाई ये है, अगर जनता पे एफआईआर करनी है पुलिस को तो वो झूठी उसमें भी तुरंत कर देती है, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। पर एक बिल्डर पे एफआईआर करनी जो कि कागजों में साक्ष्य में जा चुका है, कोर्ट में जा चुका है, लेटर में है, खुद अथॉरिटी लिख रही है कि ये फर्जी है, 420 है, इसने ये बिल्डिंग बना दी। बताओ 5 टावर 23 मंजिल 22 मंजिल बन जाते हैं, अथॉरिटी को ये भी नहीं पता ये बन गए और ये अनऑथराइज है। और हम अथॉरिटी सिर्फ ये बोल रहे हैं हमारे आम आने जाने का आम रास्ता खोला जाए। रास्ता जहाँ तक रास्ते की आपने बात किया, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की देविका और हिमालय प्राइड, ऐसे तो कई बिल्डिंग हैं, लेकिन देविका में कुछ ज़्यादा ही उतल पुतल हो रही है एक रास्ते को लेकर के। नहीं देखो, देविका है चाहे हिमालय प्राइड, इसके हम पिछले 10 साल से मुद्दा उठा रहे हैं। पर यह है कि मैं कभी समाज में उसको ओपन नहीं करता था, बस जागो हम और जागो और जागो देशो जागो के थ्रू मैं वर्क कर रहा था। चुनाव के दौरान मैं पब्लिक में से आया, मेरा नाम आया, नहीं तो कोई मुझे जानता भी नहीं था नरेश नोएडा के नाम से। जहाँ तक सब लोग मुझे जानते हैं, जागो हम और जागो और जागो देशो जागो। आज भी वो हैशटैग देखेंगे फेसबुक में, आपको दिखेगा, वो मेरा ही अपना बनाया हुआ हैशटैग है, हिंदी में है, वो समझो शुद्ध है। और उस लड़ाई में मैं फेस नहीं था उस समय, एक मामूली से एक आदमी चढ़ता हुआ मैंने दिखाया, उसमें मैं नहीं था। ये वजह थी कि गौतम बुद्ध की जनता को पता ही नहीं है कि इस कार्य में इतने साल से मैं लगा हुआ हूँ। नहीं, देविका में जहाँ तक हम देविका की बात कर रहे हैं, जो मेरा देखा हुआ है कि एक रास्ते को बंद कर दिया गया। क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि रास्ता किसी का बंद किया जा सके? बिल्कुल नहीं है। अगर रास्ता बंद नहीं किया जा सकता है तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को उस पर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर करने में, कानूनी अपने इसमें लाने में क्या दिक्कत हो रही है? देखो यही बात मैंने रवि जी से बोली। रवि जी ने, मैंने तो मेरा 1.5 साल समझो इसमें बर्बाद कर दिया। मैं अब तो मैं ये बोल दूंगा, खुल के बोल रहा हूँ। रवि जी मुझे बोलते रहे, नोटाल जी आपको पता है हम लगे हैं, और वाकई में रवि जी काम कर रहे थे, मुझे दिखा था कि कर रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि जब इतना बोलने के बाद लास्ट में रवि जी ने मुझे अभी कुछ समय पहले ही बोला कि मैं 2 दिन में रास्ता खोल दूँगा। मैंने उसकी बात को भी उनको संज्ञान में लिया। मैंने कोई बात नहीं, जब कह रहे हैं तो एक अधिकारी हैं सीईओ लेवल के। नहीं, रवि जी से आपकी जो उन्होंने बोला था 2 दिन में रास्ता खोल देंगे, या कभी फेस टू फेस बात हुई तब उन्होंने बोला था, या टेलीफोनिक बोला? फेस टू फेस भी बोला, टेलीफोनिक भी बोला है, और कई बार बोला है। पर यह है कि वो कागजों में काम कर रहे थे, कोर्ट में उन्होंने साक्ष्य दिए थे, तो हमें उन पर विश्वास ज़्यादा जागृत है, और आज भी मुझे पूरा विश्वास है वो करेंगे। हो सकता है उनके ऊपर भी नेताओं का कोई प्रेशर हो। ये तो सारा खेल मुझे लगता है नेताओं का ही दिख रहा है मुझे, और कोई ना कोई, या तो ब्यूरोक्रेसी पूरी सब क्लैप्स हो चुकी है। मैं तो क्लैप्स बोल लूँगा, ऐसे सिस्टम क्लैप्स हो गया है। इतना ओपन डॉक्यूमेंट, और जबकि 39 का सुप्रीम कोर्ट का वो आया कि भाई जांच चल रही है सीबीआई की, ईडी की 39 बिल्डरों पे और अथॉरिटी के अधिकारियों पे, तो ये तो खुला ओपन एंड सीट मामला है जो कागजों में सत्य में साबित हो चुका है, और पिछले 10 साल से लगाया गया मामला है। बाकायदा हम पे आधिकारिक कागज हैं उसके। उसके बाद देखो गेम क्या खेला गया, एक एओ बनवा दी जाती है बिल्डर के द्वारा। जब आपके पास पोजीशन नहीं है, आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, तो एओ क्यों बनाई गई? जो अधिकारी एओ को ये बोल रहा था 6-7 महीने पहले कि भाई आपके पास ये नहीं, हम नहीं दे सकते परमिशन, आप हाई कोर्ट तो जाओ। हाई कोर्ट एओ गई, एक नोटिस ले आई। नहीं, जहाँ तक एओ की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि एक प्रोजेक्ट बनता है, एक प्रोजेक्ट में 2-2 सोसाइटी क्यों रजिस्टर की गई? ऐसा भी कई मामला संज्ञान में आया है। वही मैंने आज की जो चंद्रकांता टाइम्स ऑफ पेपर है उसमें यही बात को मैंने रखा है। हाँ। और ये मेरा मैं तो नाम नहीं बोल सकता था। नहीं देखो, वो डॉक्यूमेंटेड है, वो कागजों में है बाकायदा। मैं नहीं समझता आज की डेट में मोदी जी या योगी जी या उनके अधिकारी, बल्कि रावत जी जो उनके सलाहकार हैं, उनको मैं पर्सनल व्हाट्सएप भी करता हूँ इन चीज़ों को।
और मैं नहीं समझता किसी अधिकारी को ये बात पता ना हो। एसडीएम से लेके डीएम से लेके पुलिस कमिश्नर से लेके बाकायदा एडीएम साहब मुझे बोलते हैं या कि भई हम कैसे ये प्रक्रिया करें, उसका भी मैंने लिखित उनका वो दिया। यहाँ तक कि रवि जी ने भी मुझसे बोला था कि नोटियाल जी अब इसमें मैं क्या करूँ, मैं अगर कुछ करता हूँ तो मेरे पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चाबुक लगता है। मैंने जी आप चिंता न कीजिए, मैं आपको एक आधिकारिक विधिक पत्र बना कर दूंगा। वो पत्र मैंने बना के 2 जून से रखा हुआ है, पर आज तक, क्योंकि मैं अब सीधा उनको डॉक्यूमेंट देना नहीं चाह रहा, क्योंकि बार बार मौखिक और ऐसे कागज़ देके हमें फ़ायदा नहीं है। मैंने उनसे मुझे आधिकारिक पत्र दीजिए, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट देता हूँ, इसके द्वारा तुरंत एक्शन ले सकते हैं। और ये नहीं, पूरे गौतम बुद्ध नगर में पूरे आराम से एक्शन ले सकते हैं। ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट तंग कर सकता है, ना हाई कोर्ट, ना कोई उनको चैलेंज कर सकता है, क्योंकि वो कानून के तत्वों के हिसाब से बनाया गया डॉक्यूमेंट और वो हमारे 10 साल की मेहनत का है। वो ऐसे ही 10 साल की मेहनत रवि जी सोच रहे हैं हम उनको ऐसे दे देंगे, नहीं देंगे जब तक रवि जी हमें एक लिखित में नहीं देंगे, कि क्योंकि जो उन्होंने बोला है वो मीडिया के सामने बोला है। इसीलिए मैं मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को कहता हूँ कि आप जनता की आवाज़ हो, जनता के लिए है हो। आप समझिए, जब आपके सामने ये वाक्य रवि जी रख रहे थे, आपको पहले तो वीडियोग्राफी करनी चाहिए थी, चलो आपने नहीं की, तो आप बाद में लिख सकते थे कहीं पे कि नोटियाल जी के सामने रवि जी ने इस बात को रखा है। और मैंने उनका भी सम्मान किया है। मीडिया ने उस समय मेरा मजाक उड़ाया कि आप रेरा और अपार्टमेंट 2010 लेके आते तो अभी इस कार्य को हम लाइव कर देते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया इस तरह की बात अगर कर रहे हैं, जहाँ तक मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो मैं इससे मना नहीं कर सकता कि कई मीडिया, अगर किसी ने गोदी मीडिया का नाम दिया है तो गलत नहीं दिया है, क्योंकि ये मीडिया का अर्थ होता है निष्पक्ष वर्क करना, बिल्कुल आम पब्लिक के लिए करना। लेकिन कई अच्छे मीडिया की बात करूं, हमारी तो कोई मीडिया कंपनी है ही नहीं, हम तो सिर्फ गरीबों की आवाज़ के लिए आए हैं। लेकिन नाम मैं नहीं लूँगा, जितनी भी नेशनल टाइप की मीडिया है वो तथ्य क्यों छुपाती है? देखो, नेशनल मीडिया से भी मैंने संपर्क किया था, मैं आज की बात नहीं कर रहा, काफ़ी समय हो गया इस बात को, इलेक्शन से पहले की बात है। तो नेशनल मीडिया ने ज़्यादातर यही बतलाया है मुझे कि नोटियाल जी हमारे स्लॉट बुक हैं, बाकायदा पार्टी का नाम लिया गया है, और मैं बीजेपी नाम लेने में मेरे को कोई डाउट नहीं है। बाकायदा बोला गया बीजेपी ने पूरे स्लॉट बुक कर रखे हैं, तकरीबन सारा प्रोग्राम बीजेपी का होता है। आप कोई सा भी मीडिया, स्ट्रीम मीडिया उठा लीजिए, या तो युद्ध की बात होगी, पाकिस्तान से युद्ध करवा देंगे, या देश में हिंदू मुस्लिम का कहीं बात चल रही होगी, या डिबेट भी चल रही है तो इन मुद्दों पे चलती है। जबकि डिबेट ये चलनी चाहिए थी कि पब्लिक सड़क में है, इनको ये तकलीफ़ें हैं, क्यों हैं, इस पे आप डिबेट करो। आम पब्लिक की आवाज़ नहीं ली जाती है कि आवाज़ है ही दर्द कितना पब्लिक के बीच में एक डर है, दर्द को नहीं लेते हैं। एक डर है कि भाई वो समुदाय तुम्हें मार देगा। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ देश में 80% हिंदू अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर तो हम कहते हैं फिर ये सरकार ही बेकार है। 20% 80% पे हावी है। ऐसा नियम बनाओ आप, ऐसे आपके पास ताकत है, कानून बनाओ कि किसी की हिम्मत ही ना हो किसी पे विरोध करने की। आप लोगों ने कानून को बिल्कुल मजाक बना दिया। आप बताओ, इतने हज़ारों डॉक्यूमेंट लगा के अगर एक एफआईआर हम दर्ज नहीं करा सकते तो आप किस कानून की बात कर रहे हो? कानून बनाया गया है गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, बाकी किसी के लिए कानून नहीं है। मैं ये तथ्य आप सबके सामने कह रहा हूँ। आज मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और एक पूर्व सांसद प्रत्याशी गौतम बुद्ध नगर भी हूँ, और एक संविधान की शपथ मैंने भी खाई है, और मैं इसे बिल्कुल सत्य से बोल रहा हूँ। हमारे कानून सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास वर्ग के लिए हैं। आईएएस अधिकारी, नेता, गुंडा, माफिया, इनके लिए कोई कानून नहीं है। आज भी वो है, रूप चेंज करके कमीशन खोरी के रूप में आ रहे हैं। फ़र्क ये है कि पहले गुंडे सरेआम दिखते थे, आज गुंडे वाइट चोलों में, बढ़िया कपड़ों में आपके सामने हैं, आपके सामने अच्छी बातें करेंगे। पर सही मायने में पहले वाला गुंडा राज बढ़िया था, हमें पता था ये गुंडे हैं। आज का जो राजा हमें यही नहीं पता गुंडा कौन है। सबसे बड़ा दुख की बात है, हमें यही नहीं पता एक्चुअल गुंडा कौन है। हमारे साथ बैठा होगा, हमें मार देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। ये देश में बहुत बुरा स्थिति है, और ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और गौतम बुद्ध नगर में तो है ही, जो अभी चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, लोकल वर्सेस आम। जब गौतम नगर बसा था तब यहाँ गाँव थे, तब मैं मानता हूँ यहाँ 70% गाँव के मूलभूत लोग थे। आज गौतम बुद्ध नगर में 80% बाहर के लोग हैं, सिर्फ 20% लोकल हैं। वो 20% ही आज नेतागिरी में हैं। वही 20% आप तकरीबन ए उठा लीजिए, संस्था, कोई भी संस्था उठा लीजिए, उसमें है। क्यों है भाई?
80% पे ख़त्म है राइट। इसका मतलब वो 80% हिंदू हो गए और 20% मुस्लिम हो गए। अगर हिंदू मुस्लिम हम यहाँ भी करते हैं लोकल वर्सी इस पे, तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। 20% ही राज कर रहे हैं और वो हिंदुओं पे राज कर रहे हैं। तो ये स्थिति पूरे देश की होती जा रही है और ये अच्छा नहीं है। आप कानून बनाएं, अच्छे कानून बनाएं, देखते हैं किसकी हिम्मत होती है। अगर दंड अगर ढंग से मिल जाए, अगर तुरंत दंड मिल जाए। जब आप सालों 10 साल 5 साल केस लड़ोगे, 20 साल केस लड़ोगे, तो भैया किसी का डर रहेगा ही नहीं। चोर को चोरी का डर नहीं रहेगा, डकैत को डकैती का डर नहीं रहेगा, जिस खून करने वाले को खून करने का डर नहीं रहेगा। उसे पता है गोली मार के मुझे सजा 10 साल 20 साल नहीं मिलेगी तो बुढ़ा हो गया, वैसे ही मर जाएगा। आज सुबह की बात बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो देखा किसी और चैनल का था जिसमें इंटरव्यू ले रहा था अवैध अतिक्रमण हटाने पे। तो जिस गरीब आदमी का अतिक्रमण तोड़ा गया, मकान तोड़ा गया, जिसे अतिक्रमण की संज्ञा दी जाती है, उसने बड़ा सटीक लफ्ज़े में कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक आम पब्लिक बोल रहा था कि हमारी जो खून पसीने की कमाई से आशियाना बना रखे हैं बच्चों का पेट काट करके, उसे तो शासन और प्रशासन आके तोड़ जाता और इसी बिल्डिंग को, इसी जगह को उठा के अडानी और अंबानी को देता है और वो बहुमंजिली इमारत बना लेती है, फैक्ट्री बना लेती है, बहुत चीज़ें बना लेती है। तो क्या वो अतिक्रमण नहीं है? वो अवैध नहीं है? ये एक आम पब्लिक का, और आज सुबह का मैं बता रहा हूँ, देखा हूँ मैं। देखो सच्चाई ये है, ये जो अगर अवैध भी बोल रहे हैं या डूब क्षेत्र भी बोलते हैं, तो इनको बसाया किसने है? इन्होंने कहा, जब मैंने अधिकारियों से इस बारे में बात करी तो भाई तुम रजिस्ट्री क्यों करते हो? कहते जी रोटेल जी हमने रजिस्ट्री में बैन लगा दिया था। ग्रीन ट्रिब्यूनल से फिर ये आया कि ये रजिस्ट्री नहीं कर सकते। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया कि भी किसान अपनी ज़मीन बेच सकता है, चाहे वो 25 गज बेचे या 50 गज बेचे। अब ये आपको देखना है कि वो कृषि ही करे, यानी व्यवस्था है। इस पर हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरी चीज़ ये क्लियर करके देंगे। आपकी उस बात को खड़ा कर रहा हूँ, ये अतिक्रमण हो क्यों रहा है? व्यवस्थाएं इन्हीं को देखनी है, पुलिस प्रशासन, डीएम, सीओ, इनको व्यवस्थाएं देखनी है। और इन व्यवस्थाओं का ये नहीं बोल सकते कि ये अनऑथराइज है। रजिस्ट्री आपने की, रजिस्ट्रार सो रहे थे, अथॉरिटी के अधिकारी सो रहे थे, उस समय तो आप पैसा ले रहे थे 100 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये, जिसका जो इच्छा आ रही थी। पुलिस वाले आते थे 3000 रुपये लेके चले जाते थे, लेंटर में जी 10,000 दे दो। ये सब धंधा बना था, तब आप कहाँ थे? तब वो अनऑथराइज नहीं था। सिस्टम, मैं कह रहा हूँ, क्लैप्स है। अब देश का सिस्टम क्लैप्स हो चुका है और आपदा आपके सामने है। उत्तराखंड का मैं आपको बता रहा हूँ क्या स्थिति हो रही है, और ये देश में धीरे धीरे सब जगह होगा, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर को ख़त्म कर चुके हैं। कहीं पे भी पानी के सोर्स नहीं है कि गड्ढा हो, ना तालाब हैं। गाँवों में तालाब गायब हो चुके हैं, पशुपालन कम हो चुका है, सब शहरीकरण की सोच भाड़ पकड़ के बैठ गए। अरे भाई कहीं तो रुकोगे, प्रकृति के साथ तालमेल तो करोगे। शासन प्रशासन का कार्य, उस कार्य को कराना होता है। अगर अतिक्रमण हुआ तो शासन प्रशासन ने कराया। मैं बार बार कहता हूँ, दंड उन अधिकारियों को मिलना चाहिए जो उस समय वहाँ सेवा में थे। कार्यरत नहीं बोलूँगा, पैसे ले रहे हैं वैसे, वो फिर सेवा दे रहे हैं। और इस कार्य को करने के बाद सेवा भी कहते हैं और कार्य भी है। उसके बाद अगर आज उनका मकान टूट रहा है, तो जो उनके पैसे खर्च हुए उन अधिकारियों के उससे पैसे आने चाहिए। और उस समय जो नेता था उस समय वहाँ का, उस नेता के फंड से पैसे आने चाहिए। वो सरकार से भी पैसे आने चाहिए, जो सरकार थी उस समय की। सब सो रहे थे क्या? हिंदुस्तान में क्या इतना बुरा हाल हो गया है? गूगल का ज़माना है, ऊपर सैटेलाइट सब दिखता है, कहाँ क्या बन रहा है। एक जगह बैठ के एक अधिकारी सब कुछ देख सकता है, अगर उसकी नीयत सही है। वाकई में उसे शासन प्रशासन के लिए काम करें। ज़रूरी नहीं है आप फूलों के बुक्के ही लेते रहो। मैं तो हैरान हूँ, यहाँ नोएडा में तो एक कल्चर बन गया है, अधिकारी हो गए, पुलिस हो गई, तो फूलों के बुक्के से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जो देखो फूलों के बुक्के ले रहा है। जो, अरे भाई मेरे कितने बुक्के लोगे? मना कर दो भाई, नहीं चाहिए हमें फूलों के बुक्के। आप बताओ आपकी दिक्कत है क्या? आपने दिक्कत है सामने रखो। अधिकारी के पास बुक्के लेके जाने, गिफ्ट लेके जाने का क्या मतलब है? इसको हम सीधा कहेंगे रिश्वत है ये। जो अधिकारियों को समझ नहीं आता, उनकी फ़ोटो का मिसयूज किया जा रहा है, पब्लिक को डराया जा रहा है। आज मैं सीओ के साथ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाता हूँ तो मैं उसको पब्लिक में दिखाता हूँ कि मेरी ताकत है ये। हमारे सीओ से बहुत अच्छी बन रही है, इसलिए हमारी फ़ोटो उनके साथ है। सर ये तो मैंने सीओ साहब से भी बात करी है, तो उन्होंने खुद बोला था हाँ यहाँ कल्चर है।
पर ये कल्चर को अब ब्रेक लगाना होगा। जैसे मोदी जी योगी ने स्टार्टिंग में कहा था लाल बत्ती, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। किस बात की लाल बत्ती? कि लाल बत्ती लगा के ढाँ 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 करके चल जाओ, आगे एम्बुलेंस रुकी बैठी है, उनके लिए रास्ता दिया जा रहा है, वीआईपी कल्चर ख़त्म हो। पर वो कल्चर ख़त्म हो नहीं रहा, वो बढ़ रहा है। अब वो समाज सेवी के रूप में भी बढ़ता जा रहा है और अधिकारी के रूप में। अब बताओ, कोई एक अधिकारी दिखा दो बिगर वीडियोग्राफी और बिगर फुटेज लेके काम ना कर रहा हो। क्या ज़रूरत है? आपको सिर्फ काम करना है, सामने से पीड़ित है उसकी वो दिक्कत करें। हाँ, पीड़ितों के बुक के डालो ना, ये पीड़ित मेरे पास आया, मैंने इसका काम कराया, तब मैं उस अधिकारी को मानूँ हाँ वाकई में है ये अधिकारी हैं, इन्होंने इस पीड़ित का काम कराया। आप बुक्के, आपके बुक्के को दूसरा व्यक्ति डालता है, क्या मैसेज देते हो आप समाज में? बुक्के से क्या सिस्टम चलेगा आपका? वो जो समय आपने ख़राब किया 5 मिनट 10 मिनट बुक्के लेने में और उसे बिठाने में, उस व्यवस्था को आप सही जगह पे लगाओ। इन बुक्कों के सिस्टमों से बाहर निकलो। मेरे बस सब अधिकारियों से बस यही मेरी विनती है, ये बुक्का सिस्टम देश में ख़त्म होना चाहिए। इसको बिल्कुल, जो ये काम करे समझ लो वो आपको घूस दे रहा है और वो घूस आप खुलेआम ले रहे हो। इसे मानो या ना मानो, और आज तक मैंने ऐसा बुक्का कोई नहीं दिया और ना दूंगा भविष्य में। तो नरेश जी, काफ़ी लंबी हमारी बात हो गई, लेकिन आपको देविका इस पे जो पर ये बताएं कि जो आरसी की प्रक्रिया इनकी है, इसका हकीकत क्या है? कुछ डुप्लीकेट आरसी या इस तरह की भी बात? देखो, आरसी से बात याद है, देविका की आरसी 15 जुलाई तक इनको देनी थी। हाँ, बाकायदा मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, अथॉरिटी जा रहा हूँ, मैंने अपना नंबर दिया है, मेरा लेटर लगा हुआ है। ये आरसी देने में अभी तक समय लगा दिया, जबकि इनको आरसी पहले दे देनी थी, फिर भी उसको समय दिया गया बिल्डर को। मतलब इतना समय दे देना, और बिल्डर ने आरसी दिए भी करी, अपने अंदर बाहर घुसा दिए। जबकि अथॉरिटी का एक लेटर है कि भाई बाहर जब तक नहीं आ सकता ओसी ना मिले। तो अथॉरिटी को तो समझ ही नहीं आ रहा। अनऑथराइज, पहले तो उसने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया, बिल्डिंगें खड़ी कर दी, फिर वो आपने आरसी इशू करने में लेट कर दिया, उसने आदमी अंदर घुसा दिए, अब उसने घर खरीदार को अंदर घुसा दिया। तो आप चाहते क्या हो? पूरा गौतम बुद्ध नगर क्या इस तरह के भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाए और आप बिल्डर को कुछ ना कर सको? जब बाहर घुस जाएगा तो आप क्या कर लोगे? किस अधिकार से बाहर को उसमें घुसाया गया? कल उस बिल्डिंग में एक्सीडेंट होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा? इसका मतलब उसमें सीओ रवि जी डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। अगर किसी घर खरीदार का लिफ्ट करके मौत हो जाती है तो सीओ रवि जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पीएम इसमें हम मानेंगे, इनके द्वारा यह कार्य हुआ है। चलिए देखते हैं बारिशों की समस्या कब तक समाधान हो पाती है। बिल्कुल नहीं या होगी। नहीं हो पाती है। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बायर्स भी समझने को तैयार नहीं है। वो या तो पॉलिटिक्स में आ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ नेता बन जाओ, सबसे बढ़िया। एओ को तो मैं तो कह रहा हूँ, मैंने रवि जी को लेटर भी लिखा है, वो मेरा लेटर लेंगे तो समझ आ जाएगा। एओ सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए, कोई संस्था की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ये जो ज़मीन लीज पे दी है और ये अथॉरिटी की ज़मीन है, अथॉरिटी को इसको हैंड ओवर लेना चाहिए, बिल्डर को लात मार के बाहर कर देना चाहिए। उसका काम था फ्लैट बनाना और बेच के निकलना। दुकान बनाना सिर्फ उसका हमें सुविधाएं देना था, उसने वो भी बेच दिया। पार्किंग भी हमारी सुविधा थी, उसने वो भी बेच दिया। अब वो ग्रीन बेल्ट जो हमारी पार्क है उसमें भी बिल्डिंग बना के बेच रहा है। तो अथॉरिटी को ये कार्य करने थे जो अथॉरिटी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है। नहीं, और आपस में हम लड़ रहे हैं। अथॉरिटी की बात करें तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। बरसात पूरा निकल गया, बिल्कुल ऐसी कोई भी बहुमंजिली इमारत नहीं है जिसके बेसमेंट में पानी नहीं गया हो। बिल्कुल जाएगा, जहाँ पे सुविधा ही नहीं है, जो पानी के जो सोर्स थे, जो पानी ज़मीन में जाना था वो एक्टिव नहीं है। बताओ किस सीओ ने जाके चेकिंग करी है सोसाइटियों में जाके, भाई हमारे पानी के ड्रेनेज सोर्सेज क्या है? आपको करंटली हम बता रहे हैं, पंप नहीं है हमारे पास। प्रेस विज्ञप्ति भी आई थी, नेकी का डब्बा एक संस्था चल रहा है जो गिरीश शुक्ला जी हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजा था कि ऊपर से जो हो सो पूरा पानी, गंदा पानी आ रहा है। वो बरसात का नहीं था, गंदा पानी आ रहा और सीधे इनके गाड़ी पार्किंग, बेसमेंट में जो इनकी पार्किंग बनी है इनके गाड़ी पे आ रहा था, जिस पर बार बार ये कंप्लेंट भी दे रहे हैं, लेकिन अनसुना किया जा रहा है। कोई सुनवाई इनकी नहीं हो पा रही थी। होगी भी नहीं, होगी भी नहीं, होगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि देखो, तो ये अंधेर नगरी रहेगा क्या? अंधेर नगरी चौपट राजा बोलो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब इस टाइम राजा तो डीएम को, अब डीएम जो मेरे मनीष जी ने मुझे बोल के गए हैं पीछे, वो प्रयागराज में हैं। देखो मैं तो खुद हैरान हूँ, जब वो यहाँ आए थे तब भी वो नदी के पानी ही लेके आए थे और जहाँ गए हैं वहाँ जहाँ गए पानी में ही है। और मैं तो यही कह रहा हूँ, ऐसे डीएम
अगर हमारे देश में आ जाएं, वो कम से कम सुना तो सही, उन्होंने नहीं थे, उनके पास सामर्थ्य नहीं था, उन्हें, मैं कंफर्म हूँ, वो एक एफआईआर करने का उन पर सामर्थ्य नहीं था। दुख की बात है, एक डीएम एक एफआईआर दर्ज नहीं कर सका। इससे बड़ा दुख मेरे मन को बिल्कुल, जबकि वो इतने बढ़िया हैं। और एक सीओ रवि जी, जिनके बारे में मेरा ये मानना था, उनकी ईमानदारी के मैं चर्चा हमेशा करता था, वो एफआईआर नहीं कर सके, इसका मतलब सिस्टम पूरा क्लैप्स हो चुका है। सब फालतू की बातें हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, भाई साहब इंजन गायब है, कुछ ना है, डब्बे हैं, उन डब्बों में कचरा भरा जा रहा है। कचरा मतलब हमारी बॉडी, हम मरेंगे तब स्ट्रीम मीडिया आएगा, सारे न्यूज़ चैनल आएंगे, हमारी बॉडी की फ़ोटो खींची जाएंगी, उसमें डिबेट चलेंगी हफ्ता 10 दिन तक, उसके बाद उसे भूल जाएगा। ऐसी रेल गिरेंगी, रेलों में आदमी मरेंगे, उसकी डिबेट चलेगी, एक दूसरे में हम वो करेंगे, और सांसद आपस में मिलकर चाय पार्टी करेंगे, कोई विपक्ष हो या पक्ष हो, सब एक है, सब एक है। सांसद इसी तरह चाय पार्टी अपनी करते रहें, बिल्कुल करेंगे। आम जनता त्राहिमाम करती रहे। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, नई कहानी लेकर के। देखते हैं दुख की बुनियाद अब किसकी खुल रही है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।